सो टुडेज टॉपिक इज पे बैक पीरियड। कैपिटल बजटिंग में जितना सारा टेक्निक्स है, जितना सारा मेथड्स है, उसमें सबसे पहले आता है पे बैक पीरियड। एंड पे बैक पीरियड में भी भाग है। वन इज नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड अनदर वन इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो आज हम देखेंगे नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से कि ये जो पूरा चैप्टर है, कोई भी चैप्टर जो मेरा वीडियो होगा उसमें से कोई भी चैप्टर आप देखेंगे तो सीक्वेंशियली देखेंगे। इसका मतलब पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे करके देखिए। पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, ऐसे मत देखना, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट एक के बाद मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो कोई एक चैप्टर का पूरा जो क्लासेस होगा, सपोज कोई एक चैप्टर का 10 क्लासेस है, तो एक क्लास के साथ दूसरा क्लास लिंक्ड होगा। इसका मतलब अगर आप पहले ही थर्ड क्लास देखते हैं कोई चैप्टर का, फिर क्लास 1 देखते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, पहले 1 नंबर फिर 2 नंबर, ऐसे करके सिक्वेंशियली जो चैप्टर है वैसे ही देखना, ठीक है। थैंक यू। सो वेलकम टू आवर सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें हम देखे थे सिलेबस में क्या है बीकॉम का, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखे थे। तो अभी मैंने बोला था हम लोग स्टार्ट ही करेंगे कैपिटल बजटिंग से। चैप्टर कैपिटल बजटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल कोर्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा कैपिटल में बजटिंग जो चैप्टर है उसमें ये 6 टेक्निक है, 6 टेक्निक्स, 1 2 3 4 5 6 टेक्निक्स है, ठीक है। उसमें पहले जो टेक्निक है पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये these are under discounted cash flow, okay। एंड जो 3 से लेकर 6 तक जो टॉपिक है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब क्या है ये अनडिस्काउंटेड एंड क्या है ये डिस्काउंटेड, ये चीज हम 1 2 क्लास के बाद ही देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न are undiscounted cash flow method, and बाकी सब that is net present value method, internal rate of return method, discounted pay gap period method, and the last one profitability index. These are discounted cash flow method. तो ये जो 6 टेक्निक है इससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन में बोल देगा कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो आप, ठीक है। प्रोजेक्ट, सपोज तुम एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल के फॉर्म में क्या होगा, तुम्हारा जो एसेट होगा फिक्स एसेट, ठीक है। अगर मैं एक ट्यूशन का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा जिस पे मैं ट्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये होगा कैपिटल बजटिंग में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑल दीज आर माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब उसके साथ सपोज अगले 5 साल का मेरा जो कैश इनफ्लो आ रहा है, मतलब ट्यूशन से जो मेरी इनकम हो रहा है और उससे जो मेरा कैश आ रहा है मेरा बैंक में, मेरा पॉकेट में, उसको हम कंपेयर करेंगे। एंड इसके हिसाब से हम देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है मेरा ट्यूशन का बिजनेस का, ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। मतलब इसको मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, ये हम देखेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको इवेल्युएशन करने का ये 6 टेक्निक है, ठीक है।
जिसमें से पहले का 2 का टेक्निक तो अनडिस्काउंटेड है एंड बाद का जो टेक्निक है 3 से लेके 6 तक डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, तो एट फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे हम पे बैक पीरियड। ठीक है, तो देखो पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड का दोनों टाइप है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, तो नंबर 1 है, नंबर 1 में क्या बोला है, ए में, पॉइंट ए में बोला है यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो टेक्स प्लेस एवरी ईयर। कैश इनफ्लो का मतलब मैंने समझा दिया अभी ट्यूशन का बिजनेस का। अगर मैं ट्यूशन का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो हर साल में मेरा कितना कैश मेरा आता है, इनफ्लो होता है। ठीक है, स्टूडेंट से कितना कैश इनफ्लो मेरा बिजनेस में होता है, वही होगा तुम्हारा यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो टेक्स प्लेस एवरी ईयर। ठीक है, सपोज हर साल मेरा 10 लाख का कैश इनफ्लो होता है मेरा बिजनेस का। ट्यूशन का बिजनेस करके मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि अगले 5 साल में हर साल में 10 लाख का कैश इनफ्लो होगा। हर साल में 10 लाख मतलब 10 lakhs पर ईयर। तो हर साल में अगर 10 लाख होता है, हर साल में अगर 10 लाख होता है तो यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि एक साल में 5 लाख, एक साल में 7 लाख, एक साल में 8 लाख। यूनिफॉर्म है हर साल 10 लाख। ठीक है, तो पॉइंट ए में इसलिए बोला है यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो टेक्स प्लेस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो डज नॉट टेक्स प्लेस। जो मैंने अभी बोला है, सपोज फर्स्ट ईयर में 10 लाख, सेकेंड ईयर में 12 लाख, फिर थर्ड ईयर में 11 लाख। यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो डजंट टेक प्लेस। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो पहले का पॉइंट था क्या, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, अब इसको समझते हैं, देखो प्रैक्टिकल एग्जाम से। ठीक है, तो मैंने बोला था मेरा ट्यूशन का बिजनेस में स्टार्ट करा हो, ट्यूशन बिजनेस। ठीक है, जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मैं शॉर्ट फॉर्म आई लिखता हूं। ठीक है, आई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सपोज 20 लाख का, जो मैं एक बिल्डिंग खरीदता हूँ छोटा सा, जिसमें रूम है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और फर्नीचर भी खरीदता हूँ कुछ। ठीक है, तो उसके लिए इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 20 लाख का मेरे को। ठीक है, अब एनुअल कैश फ्लो, इसका भी शॉर्ट फॉर्म में एसीआई लिखता हूं। एनुअल कैश फ्लो सपोज 10 लाख है। ठीक है, एनुअल कैश फ्लो कितना, 10 लाख। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम मेरे को 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़ा, और एट द ईयर एंड, एवरी ईयर एंड, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो एवरी ईयर एंड मेरे को कितना आता है, मेरे घर में 10 लाख कैश इनफ्लो होता है। अब ये हम सम्स करें पे बैक पीरियड का। ठीक है, तो इसका पे बैक पीरियड कितना होगा, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20 लाख, कैश इनफ्लो है एनुअल 10 लाख, तो पे बैक पीरियड इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो। फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 10 लाख। ठीक है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ओके, समझ में आया। पे बैक पीरियड मतलब 2 साल के बाद मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो पे बैक हो जाएगा। पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मैंने इन्वेस्ट किया था बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे,
वो मेरा घर पे आ जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद मेरा 20 लाख मेरा घर में आ जाता है, 10 लाख करके, 10 लाख और 10 लाख 20 लाख, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कैश इनफ्लोस, ठीक है। और इस केस में मेरे पे पीरियड आया 2 साल, ओके। इतने तक होप यू आर क्लियर, ओके। अगर कोई डाउट्स है तो यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पोस्ट करना, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा वहीं पे पोस्ट कर देना, ठीक है, कोई डाउट्स है तो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा है, और ये जो पीडीएफ है, ये हर सम्स का, हर दिन का, हर क्लास का जो पीडीएफ होता है वो मैं यूट्यूब के नीचे भी एक लिंक दे दूंगा, वहीं से तुम डाउनलोड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा मैं, वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 24 लाख, ठीक है। मैंने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कराऊँ, मैं जो बिजनेस स्टार्ट कराऊँ, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 24 लाख, 24 लैक्स, ओके। पहले ही तुमको देना पड़ेगा अपने पॉकेट से, अपने घर से, कितना, 24 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट, अब देखो ये पे बोले एनुअल प्रॉफिट, मगर फॉर्मूला में क्या था, एनुअल कैश इनफ्लो। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनुअल प्रॉफिट एंड एनुअल कैश इनफ्लो, ये मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सम्स के बाद ही डिस्कस करूंगा। एनुअल कैश इनफ्लो को निकालना पड़ेगा एनुअल प्रॉफिट से, थोड़ा कैलकुलेशन है वो थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट इज हाउ मच, 5 लाख आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद, बट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स नहीं लेस किया है इसमें से, मगर डिप्रिसिएशन लेस किया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 12.5% एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ठीक है। तो ये तो सम्स हो गया तुम्हारा, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो है। यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो मतलब हर साल 5 लाख नेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करके कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा, जो तुम्हारा यूनिफॉर्म ही होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे आंसर, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। पहले मैं बोला था एनुअल कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। ये जो पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम बोलेंगे पीबीटी शॉर्ट फॉर्म में, ओके। पीबीटी से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, एनुअल कैश इनफ्लो, ओके। तो मेरा पीबीटी कितना है, 5 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स लेस करने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, 5 लाख लिया। अब पीबीटी जितना है उसके ऊपर 40% करेंगे, 2 लाख, मतलब 5 लाख इंटू 40%, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख इज माई टैक्स, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। पीबीटी से मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो आया वो है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 3 लैक्स। इसके साथ देखो मैं ऐड करता हूँ डिप्रिसिएशन, ये मैं बता रहा हूँ क्यों ऐड कर रहे हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज 3 लैक्स, ओके। 12.5%, तो 3 लाख कैसे आया, 24 लाख इंटू 12.5%। 24 लाख क्या था मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, 24 लाख, उसके ऊपर 12.5% किया मैंने, ओके। सो दिस कम्स 3 लाख पर एनम, 3 लैक्स प्लस 3 लाख इक्वल्स टू 6 लैक्स, ठीक है। सो दिस इज माई एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24 लैक्स था एंड एनुअल कैश इनफ्लो कितना था, 6 लैक्स इक्वल्स टू 4 ईयर्स इज माई पे बैक पीरियड, ठीक है।
24 लाख, हर साल 6 लाख मिल रहा है, तो 4 साल बाद मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मेरा घर में आ जाएगा, पे बैक हो जाएगा, पे बैक। सो दिस इज 4 ईयर्स इसमें पे बैक पीरियड। ठीक है, अब समझते हैं पैट से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पीबीटी कैसे आ रहा है एंड एनुअल कैश इनफ्लो कैसे आ रहा है। ओके, तो देखो मैंने एक वर्किंग्स में किया हुआ है। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है व्हाई डिप्रिसिएशन इज एडेड। ओके, तो मैं तुमको सब बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ये सब, कैसे आ रहा है कैश इनफ्लो। तो सपोज दिस इज ए पीएल अकाउंट। ओके, इमेजिन करो पीएल अकाउंट, तुम्हारा बिजनेस का इनकम कितना है 1000। ऑब्वियसली दिस विल गो टू द क्रेडिट साइड, दिस इनकम ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम कम्स पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो सपोज दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सो इनकम पूरा आ जाएगा 1000 एंड ऑब्वियसली डेबिट साइड में तुम्हारा एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंसेस इंक्लूड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में भी पीएल का डेबिट साइड में ही तुम लिखते हो। ठीक है, सो पीएल का डेबिट साइड में आ जाएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो सपोज ऑल एक्सपेंसेस मतलब वेजेस भी होगा, सैलरी भी होगा, रेंट भी होगा, बहुत सारा जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, सब आ जाएगा इसमें। सपोज ऑल एक्सपेंसेस इज 800 टोटल एक्सपेंसेस एंड 800 में 20 भी इंक्लूडेड है, डिप्रिसिएशन का जो एक्सपेंसेस है वो भी 800 में इंक्लूडेड है। तो 1000 माइनस 800 इज 200। ओके, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 200 इज व्हाट, इस पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें से टैक्स तो मैंने लेस नहीं किया हुआ है। ओके, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 200। नाउ सपोज तुम्हारा टैक्स रेट है 40%। ओके, तो 200 के ऊपर 40% करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना है उसके ऊपर टैक्स रेट लेना पड़ेगा। हर वक्त ईच एंड एवरी टाइम तुमको पीबीटी के ऊपर टैक्स रेट लेना पड़ेगा। तो 200 इंटू 40% इज हाउ मच, 80। ओके, तो पीबीटी अगर है 200, पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 200 माइनस 80 इक्वल्स टू 120। ठीक है, सो दिस इज माई पैट। अब इससे पैट से क्या करेंगे, ऐड डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो पहले तो हम डिप्रिसिएशन इसमें से लेस कर रहे हैं, मतलब इनकम से लेस कर रहे हैं, मतलब 800 में 20 था ऑलरेडी। ठीक है, तो इनकम से पहले डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, आ रहा है पीबीटी, उसके ऊपर टैक्स रेट ले रहा है, आ रहा है पैट, फिर ऐड कर रहे हैं डिप्रिसिएशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार लेस कर क्यों कर रहा है, एक बार ऐड क्यों कर रहा है डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम पीबीटी कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तब तो डिप्रिसिएशन लेस करना ही होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस। अगर अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, याद हो, तो ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस, सो सिंपल। सो फॉर कैलकुलेटिंग पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्चुअली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे डिप्रिसिएशन लेस तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, डिप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। ओके, so now this PBT is 200 after deducting this depreciation and other expenses। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज नॉन कैश आइटम। मतलब तुम्हारा सपोज एक एसेट है, उसके ऊपर तुम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या डिप्रिसिएशन के लिए अलग से तुमको कैश देना पड़ेगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ मेरा डिप्रिसिएशन है इस साल में 10,000, तो तुमको क्या ऐसा करना पड़ेगा क्या, 10,000 मेरे को अलग से किसी को कैश देना पड़ेगा, ये लो मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट तुम ले जाओ, मेरा डिप्रिसिएशन ले जाओ तुम। ऑब्वियसली नो, बिकॉज दिस इज ए नॉन कैश आइटम, इसके साथ कैश का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जब पीबीटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन मेरा पॉकेट से आउटफ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, नॉन कैश आइटम, फिर भी आई एम डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 20। ठीक है, मगर कैश बॉक्स में तो कैश उतना ही है, कैश बॉक्स से मेरा 20 रुपये नहीं निकल रहा है, कैश बॉक्स से मेरा 20 रुपये का आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन।
फिर भी आई एम डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 20 एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएल अकाउंट। तो यहाँ पे एक बार डिडक्ट हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, मगर कैश मेरा सेम है, डिप्रिसिएशन मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि डिप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। इसीलिए हम जब एनुअल कैश इनफ्लो निकल रहे हैं, एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो मैंने डिप्रिसिएशन ये पीएल में लेस किए थे, ठीक है, नॉन कैश आइटम फिर भी लेस किए थे, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड टू नॉलिफाई द इफेक्ट। ये 20 मैंने माइनस किया था, ठीक है, अब ये ऐड कर रहा हूँ इस इफेक्ट को नॉलिफाई करने के लिए, ठीक है, इस इफेक्ट को हटाने के लिए, क्योंकि डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, ओके। और ये 20 तो मेरे को लेस करना है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे को पीबीटी निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के टाइम के डिप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी डिडक्टेड, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई डिप्रिसिएशन इज वंस डिडक्टेड एंड अगेन इट इज एडेड टू कैलकुलेट द एनुअल कैश फ्लो, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट पॉइंट बी जो मैंने बोला था, यूनिफॉर्म कैश फ्लो, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो डजंट टेक प्लेस एवरी ईयर। मतलब एक साल में मेरा कैश इनफ्लो हो रहा है 10 लाख, एक साल में 8 लाख, एक साल में 12 लाख, ऐसे करके यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है मेरा कैश इनफ्लो हर साल, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं। ओम लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैपिटल आउटले ऑफ 4 लाख। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख, ठीक है। फोकस्ड फॉर द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, ये तो आफ्टर डिप्रिसिएशन बोल दिया है, मतलब डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, बट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करने से पहले मगर डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद, ठीक है। कितना एनुअल प्रॉफिट आ रहा है देखो, ईयर 1 80,000, ईयर 2 1 लाख, 3 1 लाख 40, 4 1 लाख 10, 5 90,000। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोला है 20%, ठीक है। टैक्स रेट 50%। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होगा तुम्हारा वो SLM मान लो, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हर साल का डिप्रिसिएशन सेम ऐसा मान लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन। अब ये जो सम्स है इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म कैश फ्लो नहीं है, मेरा कैश इनफ्लो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये काम नहीं आएगा क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो के लिए है, ठीक है। तो एक चार्ट तुमको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा चार्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो पेबैक पीरियड का अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कैश इनफ्लो क्या है, यूनिफॉर्म है ये नहीं है, उस हिसाब से तुम्हारा चार्ट बनेगा या फिर फॉर्मूला यूज होगा। अगर यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो नहीं है तो ये फॉर्म चार्ट यूज होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ईयर पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एट द रेट 50%, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो मैं अभी बताऊंगा क्यूमुलेटिव कैसे आ रहा है। तो देखिए यार तो 5 साल 1 2 3 4 5 ऐसे करके लोगे। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही जो दिया हुआ है यही नोट डाउन कर लोगे यहाँ पे, 80,000, 1 लाख 1 लाख 40, 1 लाख 10 एंड 90,000। टैक्स रेट 50% ऑन व्हाट, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। टैक्स रेट 50% ऑन पीबीटी, इसके ऊपर 50% पीबीटी, मतलब इसके ऊपर 50% आ रहा है 40,000, ऐसे करके इसके ऊपर 50 70 55 45, ओके। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल्स टू पैट, 1 minus 2 1 minus 2 equals to 3, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, 80,000 माइनस 40,000 इक्वल्स 40,000, दिस माइनस दिस 50,000, ऐसे करके 70,000 55,000 एंड 45,000। डिप्रिसिएशन 80,000, 20% रेट बोला था, ठीक है। और 4 लाख था मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटले, कैपिटल के ऊपर डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। 4 लाख इंटू 20,000 इज 4 लाख इंटू 20% इज 80,000। सो 5 साल में 80,000, क्योंकि बोल दिया है SLM, तो 80,000 पर ईयर, ओके। अब कैश इनफ्लो, तो मैंने बोला था कैश इनफ्लो
कैलकुलेट करने के लिए पैट के साथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ डिप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश आइटम है, जो पहले डिडक्ट किया था हम लोग ऑलरेडी पीबीटी कैलकुलेट करने के टाइम पे, उसको नालीफाई करने के लिए इसको ऐड 40,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टू 1,20,000, 50,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टू 1,30,000। ठीक है, ऐसे करके 1,50,000, 1,35,000 एंड 1,25,000। ओके, अब क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो देखो कैसे निकालोगे। फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इनफ्लो इज सेम, क्योंकि पहले ही साल है 1,20,000 होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 कैसे आ रहा है, 1,20,000 प्लस 1,30,000 इक्वल्स टू 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 4 लाख कैसे, प्लस 1,50,000, ये जो 1,50,000 ऐड कर रहा हो प्लस 4 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 1,35,000, ये जो 1,35,000 है इसके साथ 4 लाख के साथ 1,35,000 ऐड किया है, आया है 5,35,000, 5,35,000, 5,35,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,25,000 इक्वल्स टू 6,60,000। ठीक है, ऐसे करके क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालोगे। तो अब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, 4 लाख। तो इस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो से देखो 4 लाख कहाँ पे आ रहा है, कौन से साल में, 1 2 3, 3 साल में 4 लाख आ रहा है। इसका मतलब थर्ड ईयर में जाके तुम्हारा पे बैक पीरियड हो रहा है। सो पे बैक पीरियड इज 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल के बाद ही मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख वो घर वापस आ रहा है 4 लैक्स। ठीक है, सो 3 साल तो रुकना पड़ेगा तुमको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो माई पे बैक पीरियड इज 3 ईयर्स। इस सम्स में चार्ट याद रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये चार्ट फॉर्मेट, ठीक है, और ज़्यादा टफ और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ चार्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पे बैक पीरियड में और एक टिपिकल सम्स आ सकता है। इसमें देखो क्या किया है मैंने, ऐसे करके तुमको जब क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो मैंने लाया, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ठीक है, तो ऐसे चार्ट ड्रॉ करके तुम जब क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालोगे, ठीक है, 20,000, 36,000, 48,000, 56,000, 70,000, यहाँ पे देखो बोला इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 50,000। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आ रहा है, ये जो 50,000 है, ठीक है, इससे मैच नहीं कर रहा है, कोई भी फिगर सही 50,000 मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब तुम इस चार्ट से नहीं बता सकते कि तुम्हारा पे बैक पीरियड कितना है। अगर तुम 3 ईयर लोगे तो थोड़ा कम, 50,000 थोड़ा कम हो जा रहा है, 48,000, तो 3 साल में तो तुम्हारा 50,000 नहीं आ रहा है पूरा पे बैक पीरियड। ठीक है, अब अगर और एक साल ज़्यादा लोगे, 4 ईयर्स लोगे, तो 56,000 विच इज़ मोर देन 50,000। ओके, तो पूरा 4 साल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 साल में तो ज़्यादा आ रहा है मेरा कैश इनफ्लो, 56,000 आया है, लेकिन मेरा पे बैक पीरियड एग्जैक्ट कितना चाहिए अमाउंट, 50,000 का। ठीक है, तो ये अगर टिपिकल सिचुएशन ऐसा अराइज होगा तो तुम कैसे करोगे, देखो ऐसे लोगे 3 ईयर्स 4 ईयर्स, क्योंकि ये जो 50,000 है 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स इसके बीच में होगा। ठीक है, 3 ईयर्स 50,000 से कम, 4 ईयर्स 50,000 से ज़्यादा, इसका मतलब इसके बीच में किसी टाइम पे होगा पे बैक पीरियड। सो 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स का डिफरेंस क्या है, 1 ईयर। ठीक है, एंड 48,000 एंड 56,000 का डिफरेंस क्या है, 8,000। एग्जैक्टली तुमको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। ओके, सो पे बैक पीरियड इज 3 ईयर्स, 3 ईयर्स इज बेस ईयर्स, मतलब 3 साल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 40,000 तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा इनिशियल इन्वेस्ट कितना है 50,000, तो एटलीस्ट 3 ईयर्स इज रिक्वायर्ड। सो 3 ईयर्स इज माई बेस ईयर प्लस 1 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000। ये 2,000 कहाँ से आ रहा है, 2,000 है, 48,000 से और 2,000 ऐड करो तो 50,000। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, अगर 8,000 डिफरेंस है तो 1 साल लगेगा। ठीक है, ऐसे करके 8,000 डिफरेंस है तो 1 साल लगेगा। एक में कितना, 1/8,000 और
डिफरेंस कितना है तुमको चाहिए? 2000 चाहिए मेरे को। 1 इंटू 2000 बाई 8000, सो 2000 बाई 8000, दिस 2000 बाई 8000 यूनिटरी मेथड से 8000 8000 अगर डिफरेंस है तो ईयर में डिफरेंस कितना है? 1 ईयर। 8000 में 1000, 8000 में 1 साल, एक में कितना? 1 बाई 8000। और 2000 अगर डिफरेंस हुआ, क्योंकि 40,000 से 2000 ज़्यादा मेरे को चाहिए, 50,000 चाहिए। 2000 अगर डिफरेंस होगा तो 1 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 8000, यही 2000 डिवाइडेड 8000। सो पे बैक पीरियड इज 3 and 1/4 ईयर्स। ठीक है।